एक्शन में भी कॉमेडी है, वही देखने जाते हैं सब। तो देखिए हम क्या कर रहे थे इसमें, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ये कहती है कि जितना ज़्यादा आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा अभी आएगी, हाँ ये बंद हो गया। अब आ रही है? यस सर। ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना हम ऊपर की तरफ रहेंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, जितना नीचे की तरफ जाएंगे वो कम रिएक्टिव मेटल होगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक तो एलिमेंट होता है, एलिमेंट सिंगल एक एलिमेंट, और एक कंपाउंड होगा। तो एलिमेंट को देखेंगे कि एलिमेंट कंपाउंड में मेटल वाले पार्ट से, मेटल वाला पार्ट होता है कैटायन, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड के मेटल वाले पार्ट से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको हटाएगा और खुद वहाँ बैठ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह बैठकर कंपाउंड बना देगा। ठीक है, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बेहद आसान है। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज इधर दोबारा बना रहा हूँ, आप लोगों ने तो लिख लिया होगा, तो आप तो सीधा एग्जाम्पल से शुरू करना। नीचे लगा दो तो लिखो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है और जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। ठीक है, अब लिखें सम कॉमन एग्जांपल्स। कॉमन एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक CuSO4 प्लस जिंक गिव्स। अब देखिए हर तरीके के रिएक्शंस हैं, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है तो ये हमें खुद ही अंदाज़ा लगाना है, खुद ही पता लगाना है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो देखिएगा, अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था उसमें दो एलिमेंट थे जो कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते थे, या फिर दोनों कंपाउंड थे जो कंबाइन करके जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते थे। ठीक है, ऐसा तो नहीं देखा हमने कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो जब भी कभी आपको दिखाई दे कि एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है तो समझ जाना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा अब जो ये जिंक है, जिंक की वैलेंसी होती है 2+, कॉपर की वैलेंसी होती है 2+, और सल्फेट की वैलेंसी जो है ये भी A2- होती है। ठीक है, तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि ये जो अकेला एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट क्या जिंक, ठीक है, ये अकेला एलिमेंट कंपाउंड में जो मेटल वाला पार्ट है, मेटल वाला पार्ट क्या, कैटायन जो होता है उसी को मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है अकेला एलिमेंट, ये इसके मेटल वाले पार्ट से यानी कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, ये देखो तो ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता, क्योंकि जिंक तो आ रहा है ऊपर और कॉपर आ रहा है नीचे, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो जिंक कर देगा कॉपर को डिस्प्लेस, तो कॉपर तो रह जाएगा अकेला और जिंक जो है वो सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा। तो ऐसे होगा Zn2+, ये ऐसे बन जाएगा, इसका 2 तो इसके साथ चला जाएगा और ये SO4, तो
इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, 2 से 2 कट गया तो क्या बन जाएगा ZnSO4। बताइए क्लियर? ठीक। अब इसने किसको डिस्प्लेस करा था? कॉपर को, तो कॉपर रह गया अकेला, कॉपर के पास C। समझ गए हो? आसान है। ठीक है, बस ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। सेकंड देखिए एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम CuSO4। अब ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो MgSO4+। ठीक है। अच्छा, इनमें ये भी देखना होता है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है रिएक्शंस। तो ये बैलेंस्ड है, दिखाई दे रहा है, दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड है। समझ गया ना? MgSO4 क्यों बना? क्योंकि मैग्नीशियम भी देखिए ना यहाँ पर है और कॉपर नीचे, तो कितना ऊपर है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपेरिजन में, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद उसके साथ कंपाउंड बना देगा। ठीक है जी, क्लियर? थर्ड देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई, गौरी और हेतल क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। थर्ड देखिएगा, थर्ड भी ऐसे ही है, CuSO4 प्लस आयरन, यानी कि कॉपर। मैंने आपको बताया था कि आयरन की वैलेंसी सिर्फ जब आयरन ऑक्साइड बनता है तब 3+ लेनी, नहीं तो आप 2+ ही लीजिए। कॉपर की 2+, SO4 की 2-। ठीक है। अब ये जो है आयरन, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अगेन वही चीज़ के आयरन जो है वो कॉपर के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये भी बैलेंस है, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल 4 देखेंगे, CuCl2 प्लस Pb। CuCl2 प्लस Pb gives PbCl2 प्लस Cu। कैसे बना? जैसे कॉपर है तो Cu2 प्लस और Cl और माइनस, और जो लेड है, लेड का क्या है? Pb2 प्लस। तो दिखाई दे रहा है कि लेड अगेन जरा सा ही ऊपर है कॉपर से, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा ऊपर तो है ना, तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कंपाउंड बनाएगा Cl के साथ, तो इसका 2 चला जाएगा Cl के साथ, इसका 1 चला जाएगा इसके साथ, तो PbCl2 बन जाएगा। PbCl2 प्लस, इसने किसको डिस्प्लेस करा? कॉपर को, तो Cu बना। ठीक है, देखना बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक, ये हो गया। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा है, बड़ा आसान है। ठीक, अगला देखेंगे। पांचवा एग्जांपल देखिए, AgNO3 प्लस कॉपर अब सिल्वर की वैलेंसी 1+ होती है, Ag 1+, NO3 नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1- होती है। ठीक है, जो मैंने आपको आयंस लिखवाए थे, वैलेंसी लिखवाई थी, उनके अलावा कोई 1-2 ही आई होगी अभी तक, नहीं तो ज़्यादातर सब उसी में से है। मैंने एक लिस्ट बनवाई थी, वीडियो भेज दी। तो AgNO3 इस तरह से है, और कॉपर जो है, कॉपर की वैलेंसी है 2+। ठीक है, अब जरा देखो, सिंगल वाला एलिमेंट चेक करना होता है, क्या ये Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है? तो हम ये कहेंगे हाँ जी है, कॉपर Ag से ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो कॉपर Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर का 2 जो है वो तो NO3 के पास चला जाएगा, और NO3 का 1 कॉपर के पास, तो CuNO3 होगा इस।
सिंगल अलग हो गया, अकेला हो गया, ये जी बोलो ठीक ठीक है। अब जरा देखना बैलेंस है, बैलेंस तो नहीं है ना, क्योंकि m का भी 2 हो गया, इधर 1 है, O3 का भी, इसका भी 2 हो गया, तो इसको NO3 को पूरे को ही 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दो, तो सिल्वर का बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ पर 2 लगा हो गया बैलेंस, कॉपर तो उतना ही। अगला देखिए एग्जाम्पल 6। Fe प्लस HCl, तो Fe की वैलेंसी 2 प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, मुझे नहीं पता प्लस है या माइनस है, लेकिन 1 होती है। क्लोरीन का पक्का पता है कि 1 माइनस होती है। तो ये देखेंगे आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंगल एलिमेंट को चेक करेंगे वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है नहीं कर रहा है, तो दिखाई दे रहा है भाई आयरन यहाँ पर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो ऑब्वियसली इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, आयरन चला जाएगा Cl के साथ, तो वैलेंसीज इंटरचेंज होती है, तो आयरन का 2 चला गया Cl के साथ, Cl का 1 Fe के साथ जो लिखा नहीं जाता, तो FeCl2 FeCl2 प्लस H2, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखेंगे कि इधर क्लोरीन का 2 है, इधर हाइड्रोजन का 2 है, तो बस यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस अपने आप ही हो गई, ठीक है, बैलेंसिंग हो गई। इसी तरीके से मैग्नीशियम का देखते हैं, 7वां एग्जाम्पल नोट करें। Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और इसकी 1 माइनस। तो फिर देखो मैग्नीशियम कितना ऊपर लाई कर रहा है और हाइड्रोजन नीचे लाई कर रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेगा, तो MgCl2 प्लस H2, तो इसकी भी बैलेंसिंग कैसे होगी, HCl के आगे 2 लगा लीजिए, बैलेंस होगा, ठीक है। ये है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और नोट करें, 8वां एग्जांपल देखें। Na प्लस H2O Na की वैलेंसी क्या होती है, 1 प्लस, और जो H2O है, H2O को ऐसे लिख सकते हैं H1 प्लस, ये माइनस नहीं बताऊंगा अभी, और OH1 माइनस। OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 माइनस होती है, तो HOH जरा देखो ना कंबाइन करके क्या बन गया, H2O ही तो हो गया भाई, HOH हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो बन गया ना H2O। तो H2O को HOH करके लिखा जा सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड HOH है ना। जैसे मान लीजिए हम KOH बोलते हैं, तो K फॉर पोटेशियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट H2O इन द वाटर, ठीक। अब फिर से चेक करेंगे सोडियम और हाइड्रोजन, तो ये सोडियम जो अकेला एलिमेंट है, क्या ये इस हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कहेंगे हाँ, सोडियम यहाँ पर है, हाइड्रोजन इतना नीचे है, डिस्प्लेस कर देगा, तो इसने इसको डिस्प्लेस करा, तो NaOH बन गया, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऐसे क्यों नहीं लिया कि H1 और O2 माइनस, है ना, ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन क्या होता है कि जो सोडियम है ना, सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम ऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, सोडियम ऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है। जैसे मान लीजिए सेम विद पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड भी एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है। जब भी कभी हमें मान लीजिए कुछ भी मेटल है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी मेटल्स हैं, इन सबको खुले में रख सकते हैं एटमॉस्फेयर। कोई भी चीज़ें कहते हैं ना कि यहाँ पर रख दो, तो रख दी, ठीक है। अभी कहा कि सोडियम को रख दो यहाँ पर, तो सोडियम भाई साहब अलग तरीके से बिहेव करते हैं,
ये क्या है कि ये तुरंत अपनी नेटिव स्टेट खो देते हैं और ये एकदम सोडियम के साथ ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाकर सोडियम ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। और सोडियम ऑक्साइड में कोई मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो किसी काम का नहीं होता वो सोडियम ऑक्साइड। तो इसीलिए क्या करा जाता है, सोडियम को हमेशा देखा भी गया कि फिर सोडियम को कैसे रखा जाए, कैसे प्रिजर्व करा जाए। तो सोडियम प्रिजर्व रहता है सिर्फ कैरोसिन के साथ। सोडियम को एक बीकर में कैरोसिन भर के और उसके अंदर रखा जाता है डुबाकर, ठीक है। और रिएक्शन भी इसका वैक्यूम में कराया जाता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही ये भाई साहब सोडियम ऑक्साइड बना देते हैं, वो कंपाउंड किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए इसमें H और OH को अलग अलग तोड़कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना नहीं है? कास्टिक सोडा सुना है? कास्टिक सोडा सुना है? हाँ। देखिए ये जो बर्तन धोने का साबुन होता है ना, ये विम बार, ठीक है। तो उसका ऐड दिखाते हैं कि 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम बार होगा, ये उस पर वो कपड़ा मारो और चमक गया, ऐसा कि बिल्कुल अपना नया खरीद कर लाए हो जैसे बर्तन। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। अच्छा, विम बार कभी खरीदा है बाजार से? खरीदा तो होगा, मुझे लग रहा है 25-30 रुपये का आता है। अच्छा, घरों के छोटे छोटे बर्तन धुलते हैं उससे, वो देखा है जिसमें हलवाई कढ़ाई में वो कचौड़ियाँ बनाता है, कचौड़ी जलेबी आ गया, उनमें पानी आ गया सब, कचौड़ी और जलेबी जिसमें बनती है, तो वो कितना काला हो जाता है बर्तन, नीचे से भी और ऊपर से भी कितना काला हो जाता है। अब भाई उसकी सफाई कैसे करें? तो जो हलवाई है वो तो बेचारा विम बार लगा लगा के उसका तो पूरा बजट बिगड़ जाएगा। वो तो पता चला कि कढ़ाई को धोने में पूरा एक विम बार ही खत्म हो गया उसका। वो क्या करते हैं, वो मार्केट से कास्टिक सोडा लेकर आते हैं। कास्टिक सोडा की ये प्रॉपर्टी है कि कास्टिक सोडा को आपको क्या करना है, पूरी कढ़ाई को भिगोया और उसके ऊपर पाउडर की तरह उसको छिड़क दिया, छिड़क कर 2 मिनट रख दो और 2 मिनट रखने के बाद उसको पोंछ दो। वो ऐसा साफ चमाचम निकल कर आता है कि बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी गंदगी नहीं रहती। लेकिन साफ करते टाइम रबड़ के मोटे वाले ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, नहीं तो हाथों को काट देगा बिल्कुल, इतना ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का जैसे काम होता है, कुछ भी अगर कोई किसी का बड़ा रेस्टोरेंट है या कोई ये ऐसे मतलब फूड आउटलेट्स वगैरह हैं, तो अगर ये प्रॉपर लाइसेंस लेकर करते हैं ना काम, तो लाइसेंस लेना पड़ता है फूड अथॉरिटी से। तो वो जो लाइसेंस लेते हैं उनको अपना लाइसेंस दिखाकर ही कुछ पर्टिकुलर शॉप से जहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं, ओपनली ये नहीं मिलता क्योंकि डेंजरस है, डेंजरस होता है। तो और मिलेगा भी तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में मिलेगा कि भाई इतना ही देंगे हम, ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोसिव बनाने के भी काम आता है, बॉम्ब वगैरह बनाने के भी काम आता है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा खतरनाक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जितने भी ये होते हैं बर्तन धोने के जो साबुन है उनमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये डाला जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं डालते, नहीं तो जो बेचारी बर्तन धोएगी उसके हाथ सारे खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो NaOH ये हो गया, तो Na गया, Na और OH दोनों कंबाइन हो गए, तो इधर क्या है इसमें डिस्प्लेस करा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा H2। अच्छा, बैलेंस करना है ना, कैसे करूँ? हाइड्रोजन के तो राइट साइड में 3 हो गए, इधर 2 लगा दूँ, तो हाइड्रोजन का 1 2 जा 2 और 2 4 हो गया, इधर 2 लगाना पड़ेगा, सब जगह 2 2 लगा देंगे। H2 के आगे अगर 2 लगा दें फिर H2 के आगे 2 लगा दें 5 हो जाएगी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। नहीं वो अलग कह रही है, वो ये कह रही है कि सिर्फ H2 के आगे 2 लगा दो, इस वाले H को छोड़ दो, वो 2 2 4 + 1 5 हो जाएगा ना, तब भी बात नहीं बनेगी ना, ठीक है। तो यही ठीक है जी। ये तो हुआ 8वां एग्जाम्पल। 9वां एग्जाम्पल देखते हैं। CuO + मैग्नीशियम, Mg2+, ठीक है। अब अकेला वाला एलिमेंट देखना होता है, तो अकेला वाला एलिमेंट क्या है Mg, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं है, कॉपर तो बेचारा वैसे ही नीचे पड़ा हुआ है, शुरू से इतने सारे रिएक्शन देख रहे हो, कॉपर तो बेचारा वैसे ही रिएक्टिव है नहीं, इसको तो हर कोई आकर डिस्प्लेस करके जा रहा बेचारा हट जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम भी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेगा। मैग्नीशियम का
Mg2O2, 2 से निकट गया तो MgO, और बचा क्या, कॉपर अलग बचा, उससे बैलेंस करो, क्या हो गया, बैलेंस। अगला देखें, Fe2O3 प्लस Al आयरन की वैलेंसी मैंने बताया था, ऑक्साइड जब बनता है तो आयरन की वैलेंसी 3 होती है, तो Fe3 प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस, ऐसी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस होती है। अब बस अकेला एलिमेंट देखो, एल्यूमिनियम, ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, एल्यूमिनियम इधर है, आयरन इधर है, तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो इसका 3 इसके साथ O3, इसका 2 इसके साथ Al2O3, Fe बैलेंस नहीं है, बस हो गया, हो गया ना। अब लिखेंगे नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की जरूरत पड़ती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो वो भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ, दूसरे का कैटायन पहले वाले के एनायन के साथ, बस ऐसे कंपाउंड जो है उसमें आयंस जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हमने 3 तरीके के रिएक्शन करे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, और अब चौथा कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोल रहे हो? देखिए तो 9 करा दो, ठीक है, 11 बताओ, 6 या 7 करा देते हैं, वो हो गया लड़का। तो क्या करें, कितनी पढ़ाई करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस लिखिएगा, दो रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स, reactions in which 2 compounds react by an exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reactions। ठीक है, those reactions in which 2 compounds react by an exchange of ions। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक रिएक्शन में देखो, पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो था, हर एक रिएक्शन में क्या था कि एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था, अकेला एलिमेंट था एक, ठीक है। लेकिन जब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो यहाँ पर दोनों के दोनों कंपाउंड हो गए। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये नहीं देखना है। यहाँ तो सीधा सीधा ये है कि एक का जो कैटायन है वो दूसरे के एनायन के साथ चला जाएगा, दूसरे का कैटायन वो पहले के एनायन के साथ चला जाएगा, तो सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे, बस कुछ नहीं। तो देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें हमको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसमें।
पहला देखिएगा AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स। अब आप अपने आप देखिए कि इनकी वैलेंसीज कितनी है। अच्छा, अगर किसी की वैलेंसी याद भी ना आए तो किसी एक की तो वैलेंसी याद आ जाएगी। जैसे NO3 है तो NO3 की वैलेंसी हमको पता है 1 माइनस होती है, ठीक है। तो सिल्वर की वैलेंसी 1 प्लस ही रही होगी, तभी तो AgNO3 लिखा हुआ है। उसकी वैलेंसी 1 प्लस ही रही होगी, नहीं तो अगर इसकी वैलेंसी मान लो 2 होती तो AgNO3 होल ट्वाइस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी 1 प्लस ही रही होगी। ऐसे ही सोडियम की तो पता है 1 प्लस, क्लोरीन की भी पता है 1 माइनस। तो रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव कुछ नहीं देखना, ये जो कैटायन है ये इस एनायन के साथ चला जाएगा। तो Ag1 प्लस Cl 1 माइनस, तो AgCl प्लस Na1 प्लस NO3 1 माइनस, तो NaCl NaNO3 सॉरी, बस। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, समझ गए आपको, ठीक है। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। सेकंड देखिएगा, BaCl2 प्लस Na2SO4, Ba की वैलेंसी हो गई 2 प्लस और Cl की वैलेंसी हो गई 1 माइनस। ऐसे ही Na की वैलेंसी हो गई 1 प्लस और SO4 की वैलेंसी 2 माइनस। Ba2 प्लस है, ये SO4 2 माइनस के साथ जाएगा तो BaSO4 सीधा सीधा। हाँ भाई, कुछ नया ही कंपाउंड बना दिया। चलिए अब जरा देखिएगा कि Ba तो इधर और इधर दोनों तरफ बैलेंस है। क्लोरीन का इधर 2 है और उधर क्लोरीन का 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा। अब सोडियम का भी 2 हो गया, तो ठीक है, सोडियम का 2 है। SO4 इधर भी SO4 इधर भी SO4, ठीक है, बैलेंस हो गया। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, BaCl2 प्लस CuSO4, BaCl2 प्लस CuSO4, Ba की वैलेंसी 2 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस, SO4 की 2 माइनस। तो ये जो Ba है ये SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा BaSO4 प्लस Cu का 2 इधर चला जाएगा, 1 इसके साथ CuCl। बैलेंस है क्या? CuSO4 प्लस H2S, कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की वैलेंसी 2 माइनस।
अब ये कॉपर तो चला जाएगा सल्फर के साथ, तो क्या बन जाएगा Cu2S2 माइनस, तो Cus, और ये H इसका 1 H2SO। बताओ बैलेंस है? नहीं बैलेंस है ना? एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। AlCl3 plus NH4OH AlCl3 plus NH4OH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, NH4 की वैलेंसी 1 प्लस और OH की वैलेंसी 1 माइनस। ये हो गया। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा AlOH होल थ्राइस। AlOH होल थ्राइस, और ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये होगा NH4Cl। ये भाई बैलेंस करना पड़ेगा। इसके आगे 3 लगाऊं? NH4Cl के आगे भी 3 लगाऊं? हो गया? सिक्स्थ एग्जाम्पल देखिए। PbNO3 whole twice plus Ai gives PbI2 plus KNO3 अब देख लीजिए ये कैसे हुआ। जो ये Pb है, Pb की वैलेंसी 2 प्लस, NO3 की वैलेंसी 1 माइनस, पोटेशियम की वैलेंसी 1 प्लस और आयोडीन जो है इसकी वैलेंसी 1 माइनस। ये इसके साथ चला गया तो PbI2, इसके साथ चला गया तो KNO3। देखना बैलेंस है? नहीं है ना, तो 2 लगाएंगे इधर, तो KNO3 हो गया और इधर 2 लगाएंगे, अब बैलेंस हो गया। ऐसे ही देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7। NaOH plus HCl बातचीत हो जाती है तुम्हारी? कभी कभी। मम्मी पापा घर पर नहीं होते हैं? मम्मी भी लेट रहती है। हम में भी इतना ही गैप था ना, मुझ में और मेरे छोटे भाई में, तो हमारी भी बात बस तभी होती थी जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते हमारी तो लड़ाई कभी कि भाई मैगी तू बनाएगा, पिक्चर मैं लगाऊंगा, ठीक है। ये होता था। पिक्चर के लिए सीडी लेकर आनी पड़ती थी, सीडी लेकर आते मम्मी पापा देखने नहीं देते थे ना, फिर मैं टीवी का रिमोट गायब कर देते थे कि तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग होना चाहिए, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मेरे में ऐसा नहीं होगा, सब्जी तू गर्म करेगा, पराठे मैं बनाऊंगी। ये ठीक है। तो मुझे आज एक मतलब मेरी क्लास का बच्चा था, तो भाग करके बहुत से बोलता है कि तुम पढ़ता रहे हैं? क्या इसको पता ही नहीं चला कि इसके बारे में बात हो रही है। पढ़ते रहते हो क्या तुम? वो पेंडिंग ना हुए तो थोड़ा बहुत वैसे कोई बात ही नहीं रहता तो। लेकिन फिर भी ये तो किलर है, तो टाइम निकाल कर IPL देख लेते हैं।
NaOH प्लस HCl। ठीक है, Na का क्या हो गया 1 प्लस, OH का क्या हो गया 1 माइनस, H का हो गया 1 प्लस, Cl का हो गया 1 माइनस। बस तो Na इसके साथ चला जाएगा, NaCl प्लस HOH। HOH क्या होता है? देख रहे हो क्या बन रहा है ये? ये तो नमक है और पानी है। उनका सॉल्यूशन Solution। वो क्या है, वो मीम चलती है वो पंचायत वाली, देख रहा है विनोद, सुना है वो? तो देख रहा है विनोद क्या हो गया ये? NaOH कितना खतरनाक है, मैंने आपको बताया ना, NaOH कितना खतरनाक है। मैं गाड़ी धुलवाई, अब मेरे को कैसे ध्यान आया, गाड़ी गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो धुलवाई, तो क्या करते हैं, धोते हैं ना, तो उसमें गाड़ी का जो फ्लोर मैट है उसकी जगह वो कागज़ लगा देते हैं ब्राउन कलर का, तो वो कागज़ लगा दिया, तो उस पर पता है क्या लिखा हुआ था कागज़ पर? देख रहा है विनोद गाड़ी कैसी चमचमा रही है, ये लिखा हुआ था। मैं चलाते चलाते ये देख रहा हूँ कि लिखा गया है, फिर मैंने गूगल पर सर्च करा ये देख रहा है विनोद क्या है, मैंने डाला तो उस पर देखा कि कोई पंचायत जो सीरीज़ थी, देखी तो मैंने भी थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा मन लगा था, कॉमेडी थी उसमें है, लेकिन ये डायलॉग भूल गया था। फिर देखा तो यूट्यूब पर मीम्स भरी पड़ी है इसकी, तो देख लो वही वाली चीज़ हो रही है। NaOH कितना खतरनाक है ना, टच नहीं कर सकते, हाथ कट जाता है, ठीक है। और HCl कितना खतरनाक एसिड है, और दोनों को मिक्स करा तो सॉल्ट वाटर बन गया। बस अब इसमें हल्का सा नींबू निचोड़ो और पी जाओ, शिकंजी बना दो, मजाक नहीं कर रहा, सही में। आप ये देखिएगा कि NaOH प्लस HCl दोनों ही अगर अलग अलग देखें तो बड़े खतरनाक है, लेकिन जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या है, ये बेस है ना, और ये क्या है, एसिड है। तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सुनिए मेरी बात सुनिए, कि जो एसिड की फैक्ट्री होती है ना, जैसे ये जिसमें बैटरीज जहाँ पर बनती है ना, तो वहाँ पर एसिड से काम होता है। तो हालांकि सारे के सारे वो ग्लव्स वगैरह पूरा अपना जो वो बॉयलर सूट बोलते हैं उसको पूरा पहन कर, और रबर के मोटे शूज़ पहनकर, ग्लव्स पहनकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी गलती से कहीं किसी स्किन पर लग जाए तो हर किसी की जो किट है उसके अंदर वो एक मतलब साबुन जैसी चीज़ रखते हैं, वो यही होता है, NaOH ही होता है, कि गलती से अगर कहीं पर एसिड हाथ पर गिर जाए तो एसिड हाथ पर गिरते ही आप वहाँ पर रगड़ कर एकदम से उसको रगड़ दीजिए, तो जैसे ही आप रगड़ेंगे तो उसका निशान नहीं पड़ेगा, जलेगा नहीं। वैसे एसिड तो जलने के निशान पड़ जाते हैं ना शरीर पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, कि एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो उस पर बेस रगड़ दिया जाए, है ना, तो वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज हो जाएगा, स्किन खराब नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड। क्वेश्चन लिखिएगा, ये कंप्लीट हो गए आपके चारों तरीके के। अब इसके बाद हमारे पास बस रेडॉक्स रिएक्शन बचता है। What happens when dilute hydrochloric acid is added? Dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. To iron fillings? Question mark. Tick the correct answer. Tick the correct answer. A है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑप्शन बी है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड।
हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. Option B, iron, salt and water are produced. Iron, salt and water are produced. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स. तो आयरन फिलिंग्स मतलब Fe और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. अच्छा, डाइल्यूट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जितनी भी रिएक्शन है ना, वो डायरेक्ट एसिड्स से नहीं होते, डाइल्यूट एसिड्स से होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स से नहीं होते. तो Fe प्लस HCl जब ये करेंगे तो Fe जो है वो उसकी वैलेंसी 2+ है और हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1 माइनस. तो Fe जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. ये क्या बन जाएगा? FeCl2 प्लस H2. तो क्या बना? आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन. बैलेंस कर लीजिएगा आप तो क्वेश्चन. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए. Fe2O3 Fe2O3 प्लस 2Al, पहले से बैलेंस करके दे रखा है रिएक्शन है, तो मैं सीधा देता हूँ. gives Al2O3 plus 2Fe. Al2O3 plus 2Fe, ये रिएक्शन है. डरा दिया आपने. The above reaction is an example of combination B, double displacement, decomposition, D है displacement. ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और फिर रेडॉक्स रिएक्शन. एक क्लास और चाहिए, एक क्लास में चैप्टर खत्म हो. ठीक है, हाँ सही बात है.